आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्लेन। आप सभी जानते हैं कि 3D में जो मेन टॉपिक आता है वो प्लेन का आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेन। ऑलरेडी हम स्ट्रेट लाइन इन 3D ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है 12th क्लास CBSE बोर्ड में भी और अदर किसी बोर्ड के लिए भी प्लेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा कि प्लेन के छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में कि प्लेन बना कैसे है, प्लेन है क्या चीज़। तो यहाँ पर देखें, ए यूनिक प्लेन कैन बी डिफाइंड इन अ स्पेस ए पॉइंट थ्रू द विच प्लेन पासिस एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे आप मेरे फर्स्ट डायग्राम को देख रहे होंगे। पहले तो मैं आपको इधर बताता हूँ कि एक्स वाई जेड मैंने तीनों यहाँ आपको एक्सिस लेके दिखाया है कि जो क्या बनाता है, एक प्लेन बनाता है। एक्स वाई जेड से ही जब 3 डायमेंशन में कन्वर्ट हुआ तो हमें जो एक सरफेस मिलता है वो सरफेस हमें कैसा मिला, प्लेन मिला। अब उस प्लेन के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लें तो यहाँ पर हमें एक लाइन पास होते हुए नज़र आती है और वो लाइन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जो इसकी डायरेक्शन को भी शो करेगी। नॉर्मल भी है, इसको हम नॉर्मल भी बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। और मैं कहूँ तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन है वो यही वो लाइन है जो रिप्रेजेंट करने वाली है। अधिकतर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर प्लेन की डायरेक्शन क्या है। तो प्लेन की डायरेक्शन यही लाइन दिखाएगी। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अदर किसी कंपटीशन के लिए भी। उसके बाद हम देखते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके लिए जो मेरा दूसरा डायग्राम आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लू वाला, ये आप देखिए, ये जो लाइन है ये फ्रॉम द ओरिजिन ली है। इसे हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलेंगे। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा रखी है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी होगा। जब मैं नॉर्मल फॉर्म डिफाइन करूँगा तो उस चीज़ को समझाऊंगा। 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन द प्लेन, यदि 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं तो वो एक प्लेन को बना रहे हैं। तो भी जो सरफेस हमें दिख रहा है, जिस सरफेस के ऊपर वो तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो वो कैसा है, प्लेन होगा। ए प्लेन कैन बी ड्रॉन टू द कंटेंट 2 कॉन्करेंट लाइन। स्टूडेंट सीधा सा है, 2 कॉन्करेंट लाइन है और वो दोनों प्लेन के ऊपर ड्रॉ की जा सकती हैं, या हम कहें उस सरफेस के ऊपर जिस पर कॉन्करेंट लाइन ड्रॉ हो गई है वो हमें कैसा लग रहा है, कैसा फील दे रहा है, एक प्लेन फील दे रहा है। ठीक है, तो सीधा सा है, ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अधिकतर डेफिनेशन के बारे में जाते हैं कि भाई एक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ए प्लेन इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑन विच इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी 2 डिस्टेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस। इसके अलावा आपको केवल इसके 3-4 पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको कैरी कर लेने चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात यहीं से करेंगे, जो ये चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हीं से हम वेक्टर फॉर्म जनरेट करेंगे, इसी से हम कार्टेशियन फॉर्म जनरेट करने वाले हैं प्लेन की। तो आगे चलते हैं। यदि हम बात करें प्लेन की इक्वेशन की, तो जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो होती है हमारी जनरल इक्वेशन के बारे में बात करें तो ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपने 2 वेरिएबल पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल सब पढ़ा हुआ है आपने। वहाँ पर जब 2 वेरिएबल से काम होता था तो जो भी एक लोकस बनता है, जो पाथ बनता है, वो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं और उन कोऑर्डिनेट से जो हमें सरफेस मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। तो प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो हम इस जनरल इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर डिग्री जनरल इक्वेशन आती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। मैंने स्पेशली यहाँ पे बोला है कि ये फर्स्ट डिग्री होती है। आप समझते हो कि फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है कि इनकी जो डिग्री है वो केवल 1 है। ठीक, और लीनियर इक्वेशन में है तो वेरिएबल हमारे कितने हैं, 3। यदि 2 वेरिएबल होते हैं तो ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, अब हम आगे जाते हैं, तब ये 2D के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अभी ये 3D के अंदर है। सरफेस वहाँ भी था, एक्स वाई प्लेन मिला, वाई जेड प्लेन मिला। यहाँ पर क्या है, 3 हो गए। जैसे मैंने बोला एक्स वाई और वाई जेड, वहाँ पर हमें एक्स वाई प्लेन मिल रहा था, यहाँ पर लेकिन हमें कितने प्लेन मिल रहे हैं, जो सरफेस मिल रहे हैं उन सरफेस से ही वो प्लेन बन के आ रहा है निकल के। ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, बच्चे बहुत घबराते हैं इस प्लेन टॉपिक से, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
जितना इजी हो सकता है उतने इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम ये सारी जनरल इक्वेशन जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। जितनी भी इक्वेशंस, जितने भी तरीके से ये जनरल इक्वेशन डिफाइन की जा सकती है वो सारी चीज़ हम निकालेंगे कि कितने पॉइंट्स गिवन हैं, 2 पॉइंट पास से क्या इक्वेशन बनती है, और 3 पॉइंट्स यदि हमें गिवन है तो इक्वेशन कैसे जनरेट करनी है, वो सारी चीज़ हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 2 point, passing through a point and direction are given, a point and direction are given। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करूंगा वेक्टर फॉर्म की, क्योंकि वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है और काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर देता है वेक्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट मैंने कहा कि ये एन जो है परपेंडिकुलर है, जैसे हमने भी डेफिनेशन डिफाइन किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, और वो इस AP पे परपेंडिकुलर है। तो हम ये मान के चलें कि जो AP है, AP वेक्टर परपेंडिकुलर एन वेक्टर। और यदि आप ये जानते हो कि ये परपेंडिकुलर हैं तो आप वेक्टर से जानते हो कि AP डॉट एन 0 हो जाएगा। जो स्केलर प्रोडक्ट है AP का और N का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ओके, A डॉट B 0 इफ A एंड B आर द परपेंडिकुलर। अब हम आगे चलते हैं। तो सर ये AP कैसे निकालें? तो मैंने कहा है गिवन पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट जो है ना A वेक्टर हमें दिया हुआ है, और ये एक हमारा रिजल्टेंट होता है। जितने भी फिजिक्स, जो स्टूडेंट मेरे फिजिक्स पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे साइंस स्ट्रीम वाले हैं, वो रिजल्टेंट को अच्छी तरह से जानते हैं। और अब तो कॉमर्स वालों को भी आदत हो गई होगी कि वेक्टर में भी आया था। तो ये एक रिजल्टेंट होता है R, जिसे हम मान लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पे लॉ लगाएं, जो ट्राइंगल लॉ होता है उसके हिसाब से चलें, तो जो हमारा AP वेक्टर है वो AP वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से आ जाना चाहिए। AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। बेटा आपको बहुत सारी चीज़ों से समझ में आ जाएगा। AP वेक्टर निकालना है तो क्या करा, पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ A भी ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बन जाएगा R डॉट R माइनस A देन AP वेक्टर, ये बन गया। तब हम बात करें यहाँ पर, यदि हम यहाँ की बात करते हैं और इसको फॉलो करें, तो जो हमारी इक्वेशन आने वाली है वो क्या आने वाली है, R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट N वेक्टर। N वेक्टर जो है ये डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू 0। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसका जो फॉर्म होगा, जनरल इक्वेशन जो जनरेट होगी वो AX प्लस BY प्लस CZ की ही फॉर्म में होगी जब हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज हम ये पढ़ लेंगे। और इसको भी हम थोड़ा सा करते हैं, तो R वेक्टर डॉट N वेक्टर माइनस A वेक्टर इंटू N वेक्टर इज इक्वल टू 0। A डॉट N वेक्टर जो मिलने वाला है, A वेक्टर डॉट N वेक्टर जो मिलेगा वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है। तब आप लिख सकते हो R डॉट N वेक्टर इज इक्वल टू D। सर यहाँ जो D वेक्टर हमने, D जो हमारा है वो A डॉट N से आया है। ओके, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूंगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड डायरेक्शन इज गिवन। जैसे कि हमें डेफिनेशन से पता था कि हमें डायरेक्शन पता है, वो लाइन परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर लाइन ही जो है ये प्लेन की डायरेक्शन को डिनोट करता है। ओके, ये एक सरफेस है, ये एक पूरा सरफेस है। अब आप ऐसे समझ लिए, इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, उसकी डायरेक्शन कोई यहाँ से रखा हुआ कोई पॉइंट बताएगा कि भाई ये सीधी है, उस साइड है। इस चीज़ को समझने के लिए मान के चलो कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ये पॉइंट, ये लाइन यहाँ से ऐसे सीधे ड्रॉ हो जाए, तो ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है। जब भी मैं बात कर रहा हूँ जिस लाइन की, जहाँ से भी यदि मैं इस तरह से फेस करके बात करूँगा कि इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है, तो जो डायरेक्शन की लाइन हम एज्यूम कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है। ठीक, बहुत सारे बच्चे पूछे सर अपोजिट भी हो सकती है, ठीक, लेकिन मैं अपने सरफेस से एक इनिशियल पॉइंट से मान के चल रहा हूँ, तो वहाँ से ये डायरेक्शन हमारी डिनोट हो रही है। अधिकतर बच्चों का ये एक रहता है डाउट कि भाई वेक्टर की, प्लेन की डायरेक्शन क्या है। वो डायरेक्शन ही मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि डायरेक्शन क्या है। अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे यदि हम जाते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है, कार्टेशियन फॉर्म आने वाली है। यदि कार्टेशियन फॉर्म की बात हम करें
तो स्टूडेंट सीधी सिंपल है, हमारा जो फॉर्मूला बना था वो बना r माइनस एन ए डॉट एन था। तो आप यदि कार्टेशियन की बात करते हो तो r इज इक्वल टू हमारा एक्स आई वाई जे और जेड के होता है। ए वेक्टर हमारा गिवन पॉइंट है, ए वेक्टर हमारा गिवन पॉइंट है x1 i y1 जे z1 के, और जो हमारा n है, n वेक्टर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a i b j और c k। बेटा सबको पता है दिस इज द DRS डायरेक्शन रेशोज, ये a b c आर द डायरेक्शन रेशोज। मैं लिख देता हूं यहां पर फिर भी a b c आर डायरेक्शन रेशोज, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशोज थे, जो डायरेक्शन देते थे वो हमने 3D में जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। लास्ट वीडियो पे जाइए, स्ट्रेट लाइन इन 3D आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज के बारे में पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो ABC जो डायरेक्शन है, यदि हम इसको थोड़ा सा फॉलो करें तो जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है कुछ इस तरीके से मिलेगा, r माइनस ए, तो x माइनस x1, और फिर हम उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं, a के साथ कर रहे हैं। तो यदि हम डायरेक्ट लिखें इसे तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस is equation of plane passing through the one point and the direction are given. A, B, C are the directions and now x1, y1, z1 are the given points. Okay? ये क्लियर हो गया। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन दी है, डायरेक्ट आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। देखिए जब हम a और x1 की इंटू करेंगे तब हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है, b और y1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है। नाउ c एंड z1 मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है, और उसके साथ हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमें d मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, अपने कंटेंट आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपको याद होगा, स्ट्रेट लाइन में भी एक नॉर्मल फॉर्म होती थी। जब 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो वहाँ पे भी नॉर्मल फॉर्म होती थी। आज उसी नॉर्मल फॉर्म को अब हम प्लेन के लिए पढ़ रहे हैं इन 3D। अब हमें ये क्लियर है कि जो भी फॉर्म हमारी आनी है, जो भी हमारा प्लेन आता है आंसर निकल के, वो जनरल इक्वेशन ये होगी, कोफिशिएंट ऑफ x होगा, कोफिशिएंट ऑफ y होगा, कोफिशिएंट ऑफ z होगा और कांस्टेंट होगा d इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखिए यदि हम ये बात करें कि हमारे पास एक प्लेन है r डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 5, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लेन की इक्वेशन है। आप समझ जाइए r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। आपको d सबको बताया था मैंने, d कैसे निकल के आया होगा, a डॉट n, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी को देता है। यदि इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो हम x i y j और z के किसको ऐड कर लेते हैं, r को ऐड करते हैं, और यदि हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें सीधे सीधे लिखा जा सकता है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, इट इज कार्टेशियन प्लेन ऑफ द, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो स्टूडेंट बस मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी कंसेप्ट है। आगे चलते हैं, नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। अब हमें यदि नॉर्मल दिया हुआ है तो हम किस तरह से ट्रीट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। सर ये नॉर्मल का नाम तो परपेंडिकुलर ही है, आप डायग्राम देख ही रहे हैं, ये रहा हमारा डायग्राम। और यदि हम बात करें एनपी वेक्टर की, तो एनपी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ओ एन वेक्टर के, कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा। और जो हमारा ओ एन है ना, ओ एन, इसकी जो डिस्टेंस है वो डी है, आप समझ जाएं। ओ एन जो है वो हमारा डी है, ठीक। और इसके यूनिट वेक्टर को निकाला जाए तो ये हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप बन जाएगा।
भाई जब भी हम ओ एन वैक्टर की बात करेंगे, क्योंकि ओ एन वैक्टर जो है एन पी वैक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो ओ एन की यदि बात करते हैं तो ओ एन कैसे निकलेगा, इसका एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे हम, ओके, कि एक यूनिट में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो ये एन कैप हो जाता है हमारा। भाई कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये एन कैप ही आता है। अब हम आगे चलेंगे इसमें, जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो अब हमें एनपी निकालना है। तो जब आप बात करोगे एनपी निकालने की, तो अब हम यहाँ पर पूरा ओ एन, यदि हम ओ एन निकालें तो ओ एन हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर तो हमारा क्या था, एन कैप, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये डी कवर कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको डी डॉट एन कैप, ओके, डी डॉट एन कैप लिख सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एनपी परपेंडिकुलर ओ एन। तो एनपी निकालने के लिए फिर से हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एनपी निकालने के लिए ओपी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम बात देखें तो जो ओपी है हमारा वो कितना है, आर है, और माइनस ओ एन कितना है, डी एन कैप। तो स्टूडेंट हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर माइनस डी एन कैप डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, या एन कैप भी यूज़ किया जा सकता है स्टूडेंट्स, एन कैप भी स्टूडेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एन कैप बार बार मैं बोलूँगा कि हम डायरेक्शन, हम क्या ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर ले रहे हैं किसका, ओ एन का। तो यदि हम इसे इनटू करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, आर डॉट एन कैप माइनस, ये यूनिट वेक्टर है, और आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा, तो यूनिट वेक्टर है तो ये आप जानते हैं 1 हो जाएगा। या हम बात करें तो ये जो कन्वर्ट हो रहा है, ये हम कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है जो डी आ रहा है। इसे समझना बहुत ईजी है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला कुछ है नहीं, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इसे कार्टेशियन में कैसे करेंगे। तो आर तो हमारा सबको पता है कितना होगा, आर तो आप सभी जानते हो कितना होता है यार, आर हमारा होता है एक्स आई वाई जे और जेड के, और एन वेक्टर हमारा होता है ए आई बी जे और सी के। यदि हम इसका यूनिट वेक्टर निकालें तो ए आई बी जे और सी के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सभी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर होता है एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ओके। और यदि हम इसको सेपरेट कर लें ना, तो ये एन कैप जो है हमारा क्या बन जाएगा, एल आई एम जे और एन के, भाई ये डायरेक्शन कोसाइन बन गया, एल एम एन सब ने पढ़ा हुआ है। और यदि हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आएगी, एक्स एल एम वाई एन जेड, और मैंने वहाँ बोला था कि डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और ये हमारी फॉर्म बन जाती है किसमें, नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसको मैं अभी एक एग्जांपल से भी आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलते हैं, तो पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। अभी देखिए जो हमारा ये एन कैप था, ये एन डायरेक्शन ही थी, इसका मैंने डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकाला है, और उस यूनिट वेक्टर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, डायरेक्शन कोसाइन में, एल एम एन में। तो आप देख पा रहे हैं, और फिर हमने यहाँ वैल्यू पुट की है इसकी, और जो मैंने बोला कि जो डी था, जो वो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है, वो कांस्टेंट वैल्यू कहाँ से आ रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। अभी हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं इसी पर। ये 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो गई थी। तो यदि हम एक क्वेश्चन लें, x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 15 या माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हमें लिखना है इसका नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट, वो देखिए,
सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो हमारे हैं DRS ऑफ 1, -2 और -3। ओके, तो यदि हम इसको L में कन्वर्ट करेंगे, L में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे करेंगे कन्वर्ट? a/√a² + b² + c², कुछ ऐसे करना पड़ेगा। फिर हम m को करेंगे b/√a² + b² + c², और फिर n को करेंगे c/√a² + b² + c²। तब स्टूडेंट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1² -2² -3²। आप ये लिख लोगे तो ये स्टूडेंट हमारा बन जाएगा 1, 4, 5 और ये 9, 14, तो √14 हो जाएगा। √14 से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस √14 से आगे बढ़े तो डिवाइडेड बाय √14 ऑन अ बोथ साइड, तो ये बनता है x/√14 -2y/√14 और -3z/√14 इज इक्वल टू 15/√14। तो स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा अब x - 2y - 3z/√14 सॉरी, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं x - √14 - 2y/√14 - 3z/√14। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो वैल्यू है ये L है, ये हमारा M है और ये हमारा N है। तो हम इसको लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर। इसी चीज़ को स्टूडेंट यदि हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम सेपरेट करें तो r.n वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? I - 2j - 3k इज इक्वल टू 15, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? n वेक्टर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर में यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा? इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट ये दोनों तरीके ही हैं नॉर्मल फॉर्म के, हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स के लिए चले तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें एक चीज के लिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग 2 पॉइंट्स। अब स्टूडेंट 2 पॉइंट्स की बात करें तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि 2 पॉइंट्स है बट डायरेक्शन नहीं गिवन। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया हुआ है कि भाई जब हमें x1 y1 z1 या x2 y2 z2 दिया हुआ है तब हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो DRS कैसे निकलता है? x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 से निकल जाता है। ठीक, तो ये हमारा A हो जाता है, ये हमारा B हो जाता है, ये C हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है वो मैंने आपको बताया था पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट के लिए, और वहाँ डायरेक्शन गिवन थे, बट यहाँ पे डायरेक्शन गिवन नहीं है। तब हम क्या करते हैं? ये हो जाता है, और यहाँ पर हम जो A की वैल्यू है वो कैसे पुट करेंगे? A इज इक्वल टू हमारा x2 - x1 है, तो इस डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी। देन x - x1 प्लस b y - y1, सॉरी इसको लिख लेंगे हम y2 - y1 और फिर y - y1 प्लस z2 - z1। नाउ z - z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि डायरेक्शन रेशोज कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है प्लेन की। डायरेक्शन आप निकाल सकते हो x2 - x1 से, y2 - y1 से और z2 - z1 से। अब आगे चलते हैं। इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो r - a वेक्टर था, फिर हमने लिखा n वेक्टर। यहाँ पर हमें n वेक्टर सीधे सीधे नहीं दिया, बल्कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं a और b। ठीक है, r हमें ऑलरेडी पता है xi yj और z के,
ए वेक्टर हमें ऑलरेडी पता होता है, क्या होता है सर, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और बी वेक्टर जो हमें पता होता है, यहाँ दिया हुआ है जो x2 y2 और हम कहेंगे z2k। ठीक भाई, दो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास जो है, तो गिवन पॉइंट्स हैं जिसकी हमें बात हो रही है। ठीक है, अब यदि हम इससे आगे चलें तो r माइनस a तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन ये n डायरेक्शन कैसे निकाली, अब डायरेक्शन हमारी निकल के आई है x2 माइनस x1 से, तो आप इसे लिख सकते हो r माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स इन द वेक्टर फॉर्म। ऐसे स्टूडेंट बता देता हूँ, नॉर्मली हम कार्टेशियन से इतने क्वेश्चन कर लेते हैं ना, वेक्टर फॉर्म को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चेंज करना सिखाया था पहले एग्जांपल्स में। इसके बाद चलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। जब हम 3 पॉइंट्स के लिए जाएंगे तो देखिए कहना क्या चाह रहा है, 3 पॉइंट्स के लिए कहने का इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे कहना चाहता है कि ये एक प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए पॉइंट है हमारे पास, एक ये और एक ये, और एक पॉइंट ओ है जहाँ से हम हमेशा बात करते हैं, और ये पी पॉइंट हमेशा अवेलेबल होता है जिसे हम आर पॉइंट बोल देते हैं। बाकी ये हमारा ए वेक्टर है, इसको हम ए बोलेंगे, फिर ये हमारा बी है, ये हमारा सी पॉइंट है। तो स्टूडेंट अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या करा है, बी पॉइंट को आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है इसे हमने बी वेक्टर रिप्रेजेंट करा है, इसको सी वेक्टर से, और ये हमारा आर वेक्टर। अब हमें ये पता है कि जो ए बी सी हैं वो हमारे को प्लानर हैं। जो हम कहें, यदि हम यहाँ पर देख लें ये ओ वेक्टर है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा वेक्टर निकल के आ रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ए बी सी जो वेक्टर हैं आर कोप्लानर। तो स्टूडेंट कोप्लानर की सिचुएशन आपने वेक्टर में भी पढ़ा होगा, जो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात करें तो ए बी सी जो वेक्टर है वो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, नहीं है तो मैं भी इसको बताऊंगा। इसे हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ए वेक्टर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा, ये ओ पी वेक्टर हो जाएगा, और ये ओ सी वेक्टर हो जाएगा, जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। अब ओ ए को हम क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर को हम लिखेंगे। अब आप गौर कीजिए कि ओ ए को क्या लिखना है, तो ओ ए हमारा हो जाएगा आर माइनस ए। ठीक है, ओ ए जो निकलेगा वो हमारा कैसे निकलने वाला है, सॉरी ओ ए नहीं लेंगे यहाँ पर आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट समझाते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी वो इस तरीके से बनने वाली है कि हमें निकालना है आप अपना ए पी वेक्टर, सब पी से ज्वाइन है, यहाँ पर सब यहाँ पर किससे ज्वाइन है, पी से ज्वाइन है और ए से ज्वाइन है। भाई ए सी, ए बी और ए पी, तब हम निकालेंगे ए पी वेक्टर, फिर ए बी वेक्टर, और फिर हमारा निकलेगा ए सी वेक्टर, जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब ए पी वेक्टर को हम लिखते हैं आर माइनस ए, आप समझ गए होंगे, ओ पी माइनस ए वेक्टर। तो ओ पी माइनस ओ ए हमारा ए है, कुछ इस तरीके से। फिर हम ए बी पे चलेंगे, तो ए बी हमारा हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और फिर हम आगे चलते हैं तो हमें मिलेगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और इनका सबका ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि जो रिजल्ट आता है यहाँ पर आता है आर माइनस ए
फिर यहाँ बनता है हमारा b माइनस ए और यहाँ बनता है हमारा c माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको सेपरेट करें तो मैट्रिक्स मेथड से होता है तो इन दोनों का क्रॉस होगा और जो रिजल्टेंट आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा। अभी मैं कार्टेशियन में बना के दिखाऊंगा। r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। मैंने पहले ही कहा स्टूडेंट, इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे ना कार्टेशियन अभी प्लेन की कि हमें वेक्टर फॉर्म तो डायरेक्ट लिखने को मिलने वाली है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम कार्टेशियन से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए, यदि ये कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए तब हमें क्या करना होता है, बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ। कार्टेशियन फॉर्म की यदि हम बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हमें मिलते हैं। 3 पॉइंट होते हैं हमारे पास और इनका हम क्या निकाल देते हैं, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल लेके चलते हैं। नाउ x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 r माइनस a, r आप सबको पता है x y z है। फिर हमारा x2 माइनस x1 जो हमारा b माइनस a से निकल रहा है और द लास्ट वन इज x3 माइनस x1 नाउ y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। और जो वैल्यूज़ आती हैं हम इनमें तीनों पॉइंट्स रख के देख लेते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। देन जो हमें इक्वेशन मिलती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा क्या मिलता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी आती है वो हमारी प्लेन होती है। स्टूडेंट, आज हमने जो पूरा कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट के हिसाब से यदि देखें तो हमने सबसे पहला व्हाट इज़ द प्लेन, प्लेन के छोटे छोटे कंटेंट पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड डायरेक्शन इज गिवन। द सेकंड वन इज इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। नॉर्मल फॉर्म बहुत ज़रूरी थी, थोड़ा सा सीखना था, क्वेश्चंस कम हुए हैं, लेकिन जब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे तो सारे क्वेश्चन उसमें कवर्ड हो जाने वाले हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। बहुत कम मिलता है देखने के लिए कि डायरेक्ट पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बताइए। तीसरा था हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। अब हम इससे आगे बात करेंगे, जो अगली वीडियो मेरी आने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की, इंटरसेक्टिंग प्लेन की और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन की। तो स्टूडेंट आप जुड़े रहिए। आप सबको कैसा लग रहा है कंटेंट? यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।